guys, today we are starting chapter number 12, friction. So you have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal, and you too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. तो आपने देखा कि आपके व्हीकल्स को स्लो करने के लिए या रोकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ती है. सो हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? ऐसा क्यों होता है कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं जो व्हीकल होता है वो स्टॉप हो जाता है या स्लो हो जाता है? एंड द थिंग इज दैट नॉट ओनली व्हीकल्स बट एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन्स व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी एक सरफेस के ऊपर जब मूव करते हैं तो वो विदाउट एक्सटर्नल ऑफ एनी फोर्सेस, अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करो तो भी उसकी जो मोशन है वो डिक्रीज़ होती रहती है और फिर वो रुक जाते हैं. सो हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने देखा है? अगर आप खेलते हैं तो खेल में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई बॉल जो है आपने उसको पुश किया, मारा, हिट किया, वो आगे जाता है लेकिन फिर अपने आप रुक जाता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं वो अपने आप स्टेशनरी पर आने लगते हैं. उसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जब बनाना के छिलके के ऊपर जब हम हमारे पैर आते हैं तो गिर जाते हैं, मतलब स्लिपरी हो जाते हैं. या तो आप देखो जैसे कि सरफेस के ऊपर पानी है, सरफेस स्मूथ है, उसके ऊपर पानी है तो भी गिरने के चांसेस रहते हैं. उसके ऊपर साबुन वाला पानी है तो और ज़्यादा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यह जो हमने बातें करी ये सब वो फ्रिक्शंस के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर पहले आप समझते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है. तो कोई एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बुक है, ठीक है, और बुक को पुश करने के लिए, कोई एक डायरेक्शन में पुश करने के लिए आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, फिर आप दूसरी डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो उसको मूव करने के लिए. मतलब ए और बी जो फिगर हैं उन दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने के जैसे बंद करते हैं वो बुक वहीं पर रुक जाती है. उसको रोकने वाला भी कोई एक फोर्स होगा और वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स. तो आपने यहाँ पे देखा कि दोनों साइड अगर आप बुक को किसी भी साइड में मूव करते हैं तो उसको रोकने वाला फोर्स लगता ही है और वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. मतलब इफ़ यू अप्लाई फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजिट्स द मोशन ऑफ द बुक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल. तो जो दो सरफेसेस होंगी जो कांटेक्ट में रहेगी उनके बीच में ये फोर्स लगता है. नाउ गाइज, वन मोर एक्टिविटी फॉर द factors affecting the friction. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यू हैव टू टेक अ ब्रिक को आपको बांध देना है डोरी से और उस डोरी से एक स्प्रिंग बैलेंस देना है, उसको भी वहाँ पर बांध देना है और फिर आपको उस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से ब्रिक को खींचनी है. तो जैसे आप खींचेंगे आपको स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक डिजिट या तो जो भी है उसका रीडिंग देख लो आपकी कितना वेट वहाँ पे लग रहा है. फिर आप उस ब्रिक को एक पॉलीथीन बैग में बांध दो या लपेट दो जिससे वो स्मूथ सरफेस हो जाए. फिर आप यही एक्टिविटी करके देखें तो आप देखेंगे
कि अब जो रीडिंग्स आएंगे वो अलग आएंगे, क्योंकि सरफेस जो है वो अब स्मूथ हो गई है। ठीक है, तो सरफेस की स्मूथनेस भी यहाँ पर डिपेंड करती है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगेगा। उसी तरह से देखो दूसरी एक एक्टिविटी भी है, जैसे आप क्या करें कि एक ऐसा वुडन टॉप ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से अरेंजमेंट करके स्लोप बनाकर एक सेल या बॉल कुछ भी आप ले सकते हैं, उसको ऊपर से फ्री फॉल करें, देखें कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक जाता है। फिर उस बोर्ड के ऊपर एक कपड़ा बिछा दीजिए, फिर एक्टिविटी करके देखें, तो आप देखेंगे कि वो सेल जो है वो दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि क्या हुआ कि टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाने से कपड़े की जो सरफेस होती है वो रफ़ हो जाती है, रफ़ होने की वजह से फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्मूथनेस और रफनेस जो है वो डिपेंड करती है सरफेस की। जो स्मूथनेस अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, और रफनेस अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। So friction is caused by the irregularities on two surfaces in contact. फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती हैं, इरेगुलरिटीज जो उनके कांटेक्ट में होती हैं, उन दोनों के बीच में कोल्ड बिल्डिंग होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आप मिरर लेट लिए तो मिरर को आप टच करके देखें तो वो एकदम स्मूथ लगता है, लेकिन उसके ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अगर आप हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी सरफेस भी आपको कुछ इस तरह से इरेगुलर दिखाई देगी, और दो सरफेसेस के बीच की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोशन होता है वो अपोज होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब रफ सरफेस होगी तो रफ सरफेस के ऊपर ये इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होगी, इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी तो इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces, and it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. तो आप देखें कि कोई भी इंटरलॉकिंग जो होगा वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर वेट बढ़ा दिया तो वो इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका जो फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं तो वो इंटरलॉकिंग होने वाला है। अब आपने सपोज ऊपर से प्रेस कर दिया, उसको ज़्यादा दबा दिया तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे आपके पास खाली बोर्ड है, उसको अगर आपको ड्रैग करना है, खींचना है, और हैवी है तो दोनों में फ़र्क लगता है, क्योंकि हैवी में क्या होगा, ऊपर से दबेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, so recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another, and if you have no such experience then get it. Okay, so the force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट पे होता है, रेस्ट के ऊपर जब होने से उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है आप उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। Whereas the force required to keep the object moving with the same speed is measured the sliding friction. तो जब कोई एक फ्रिक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड होता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और भी एक होता है, जैसे आप कोई बॉल को उसके ऊपर रोल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे आप स्लाइडर के ऊपर हो, स्लाइडिंग के ऊपर बगीचे में, और ऊपर से आप आते हो तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर आपने बॉल रख दिया तो बॉल जो है वो रोलिंग करते करते आएगा, तो वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पर है और तब जो फ्रिक्शन होगा उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। So when the box starts sliding, the contact points on the surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे वो स्टेशनरी रहेंगे, तो इस टाइम पर उनको इंटरलॉकिंग का टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग का टाइम कम मिलता है,
इसलिए वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो सिमिलर कंपैरेटिवली स्मॉलर रहता है. देन गाइज फ्रिक्शन नेसेसरी एविल, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.